बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतरन अयाज, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में से बनकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, तो स्टूडेंट्स आप अपने रजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स अपने साथ रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अगर कोई कैलकुलेशन हो तो वो नोट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने चैप्टर 1 के सारे लेक्चर्स के साथ कवर किए हैं। जो क्वेश्चंस रह गए हैं स्टूडेंट्स, हम उन्हें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर आयंस एंड अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आपसे एक टर्म पूछी गई है कि उसे डिफाइन करें और किन कंडीशंस में आयंस बनेंगे। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका डेफिनेशन की टर्म है हम उसकी हेडिंग डालते हैं लाइक दिस, आयन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन दिस या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन दिस टर्म, तो उसके अंदर ये अंडरस्टूड सी बात है कि डेफिनेशन में आपने हमेशा एग्जाम्पल साथ कोट करनी है। डिफाइन का मतलब है कि आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम्पल भी डिमांड कर रहा है, चाहे आगे एग्जाम्पल मेंशन हो या ना हो। दूसरी बात स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हमेशा आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है और डेफिनेशन हमेशा आर्टिकल से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल द आइंस या अ आइन, इस तरह करके आपने आर्टिकल से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। अब इन्हीं हम देखते हैं रूल्स को कैसे हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। जी, इन्वर्टेड कॉमा से हमने डेफिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं। दोज स्पीशीज which carry either positive or negative charge are called आइंस। जी, यहाँ आपकी स्टेटमेंट क्लोज होगी, आपने इन्वर्टेड कॉमास भी क्लोज कर देने हैं। अब स्टूडेंट, जैसे कि आपको कहा था कि जब आप डेफिनेशन लिखें तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके साथ एग्जाम्पल्स भी होंगे, तो हम एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल्स किसकी हम देंगे कि पॉजिटिव आइंस कौन से हैं और नेगेटिव आइंस कौन से हैं। ठीक है, दो टाइप्स के आइंस बनेंगे, पॉजिटिव आइंस जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटाइंस, और इसी तरह से नेगेटिव आइंस है जिन्हें आप क्या कहते हैं, एनाइंस। इनकी आगे फर्दर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव 1 पोटाशियम, इसी तरह से पॉजिटिव 2 कैल्शियम और आयरन +3, तीनों स्टेट की आपने एग्जाम्पल मेंशन कर दी। और एनाइंस में हम एग्जाम्पल लेंगे, फ्लोराइड है, इसी तरह से सल्फेट है और आपके पास ऑक्सीजन भी है। ये सारे क्या है, नेगेटिव आयंस है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर फॉर्म्ड। तो आप हेडिंग डालेंगे कंडीशंस ऑफ आयन फॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंडीशंस में पॉइंट्स में डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है बाय पासिंग रेडिएशंस थ्रू गैसियस मिक्सचर। जी, आप सबसे पहले लिखेंगे फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अंडर विच आयंस आर प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट इज बाय पासिंग द रेडिएशन थ्रू अ गैसियस मिक्सचर। सेकंड,
by adding the substance in aqueous solution, उससे क्या होगा, आयंस बन जाएंगे। और लास्ट आपके पास आएगा by heating the substance in molten state। जब एक सब्सटेंस हीट करने से मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो तब भी उसमें आयंस बन जाएंगे। और रेडिएशंस हम देख चुके हैं कि रेडिएशंस क्या करती हैं कि एक गैस से जब गुजरती हैं तो उसको आयनाइज कर देती है, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आपने पहले टर्म को डिफाइन किया, फिर अगर उसकी कोई टाइप्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो दी, उसकी फर्दर हमने एग्जांपल्स दी, फिर उसका सेकंड पार्ट हमने अटेम्प्ट किया कंडीशंस ऑफ आयन फॉर्मेशन। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे लेकिन आप पूरी स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट है व्हाट आर आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स ये आइसोटोप के वीडियो लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, आप इस क्वेश्चन का आंसर उस लेक्चर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ show the relative abundance of isotopes of an element। तो आपसे पूछ रहे हैं कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द relative abundance of isotope of an element। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आंसर स्टार्ट करते हैं। यू कैन राइट अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ is a result of mass spectrometry। mass spectrometry का टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उस सारे अब आप कह लें कि प्रोसीजर का जो रिजल्ट होता है वो हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ को आप ये कह सकते हैं दैट इज अ प्लॉट of data that is formed between mass over charge ratio along x-axis and relative abundance along y-axis। यानी कि ग्राफ किस तरह का है कि आप x-axis के लॉन्ग mass over charge ratio लेते हैं आइसोटोप्स की, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के, एक आइसोटोप कितना अबंडेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हम अलोंग वाई एक्स ले रहे हैं। अब फर्दर ये ग्राफ यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन। ये ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आपके पास 3 लाइंस आई हैं, 1 2 एंड 3 लाइंस, यानी आप कह लें कि ये क्या है, पीक्स हैं। लाइन से ज्यादा इसके लिए अच्छा वर्ड है दैट आर पीक्स। तो नंबर ऑफ पीक्स इन अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शोइंग नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर 3 लाइंस आएंगे इट्स मीन कि नियॉन के आइसोटोप्स कितने हैं, 3 आइसोटोप्स। और स्टूडेंट फर्दर हाइट ऑफ पीक हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही एक आइसोटोप की अबंडेंस होगी, उतना ही वो ज्यादा अबंडेंट होगा। इट्स मीन कि इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ हाइट ऑफ पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव अबंडेंस। मतलब कि जितनी ज्यादा पीक की हाइट होगी उतनी ज्यादा उसकी अबंडेंस होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि नियॉन 20 जो आइसोटोप है उसकी सबसे ज्यादा हाइट है पीक की, तो उसकी अबंडेंस कितनी है 90.92%, वेयर एज नियॉन 21 इसकी सबसे छोटी पीक है और इसकी क्या अबंडेंस है 0.257। इट्स मीन कि जितनी हाइट ज्यादा हुई उतनी अबंडेंस भी ज्यादा है और जितनी हाइट कम है उतनी अबंडेंस भी कम होगी। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमें ये 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ पीक्स अबाउट नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट
and height of peak showing the relative abundance. Next question है इसका part C. What is the justification of two strong peaks in the mass spectrum of bromine while iodine only one peak at 127 AMU is indicated? स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जस्टिफाई करना है कि जो ब्रोमीन का मास स्पेक्ट्रम है, पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस आएगी along y-axis and mass over charge ratio along x-axis. ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग पीक्स आई हैं. जी, ये दो स्ट्रॉन्ग पीक्स जो हैं इनकी हाइट तकरीबन सेम है और ये ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81. एक हाइट अबंडेंस क्या शो कर रही है 50.54% और दूसरी हाइट कितनी अबंडेंस शो कर रही है 49.46%. ये क्या है मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन, मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन. अब मास स्पेक्ट्रम ऑफ आयोडीन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे. M over E along y-axis and relative abundance along that is along x-axis and that is along y-axis. One peak, one strong peak of iodine 127. जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों ग्राफ्स को. ये ग्राफ है मास स्पेक्ट्रम ऑफ आयोडीन, ये है मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन. अब हमने ये जस्टिफाई करना है कि ब्रोमीन के मास स्पेक्ट्रम में दो स्ट्रॉन्ग पीक्स आने का क्या मतलब है और आयोडीन के मास स्पेक्ट्रम में एक सिंगल पीक 127 AMU पे आने का क्या मकसद है. यहाँ पर मास में इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इधर यहाँ पर दैट इज दिस वैल्यू इज 127 AMU. जी स्टूडेंट्स, ब्रोमीन के केस में जो दो स्ट्रॉन्ग पीक्स आ रही है, दो पीक्स क्या डिफाइन कर रही हैं कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग पीक्स का क्या मतलब है कि इनकी अबंडेंस जो है वो नियरली इक्वल है. यहाँ पर देखिए आप, एक है 50.54 और एक है 49.46%, यानी ऑलमोस्ट इक्वल है. बहुत ही पॉइंट्स का डिफरेंस है इनकी अबंडेंस में. और ये दो आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81. इसी तरह से आयोडीन का जो मास स्पेक्ट्रम है उसके अंदर सिंगल पीक क्या इंडिकेट कर रही है दैट आयोडीन इज मोनो आइसोटोपिक, इसका एक ही आइसोटोप है और उसी की अबंडेंस भी शो की जा रही है. जबकि ब्रोमीन के केस में दो पीक्स इंडिकेट कर रही हैं कि इसके दो आइसोटोप्स हैं. ठीक है, अब हमने ग्राफ्स के जरिए ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कर दी. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट डी हम डिस्कस कर रहे हैं. बाकी पार्ट स्टूडेंट्स हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके हैं. स्टार्ट करते हैं. 4.9 grams of sulfuric acid when completely ionized in water have equal number of positive and negative charges. क्या पूछा गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. But the number of positively charged ions are twice the number of negatively charged ions. Positively charged ions, they are twice the number of negatively charged ions. दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. कि सबसे पहले आपने ये जस्टिफाई करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दे आर इक्वल और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को. सबसे पहले इसमें हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आपके पास क्या है. 4.9 grams, that is the mass of sulfuric acid
दैट इज 4.9 grams. अब हम आयनाइजेशन देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से आयनाइज होता है. H2SO4 when ionized in water, कैसे आयंस बनेंगे? H पॉजिटिव 2 moles और सल्फेट -2. इट्स मीन कि 1 mole of sulfuric acid ionizes to form 2 moles of H positive ions and 1 mole of sulfate ion, or you can say 2 moles of positive ions and 1 mole of negative ion. बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मोल्स पता चल रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा होता है 2H पॉजिटिव, ये 2 क्या है? ये मोल्स को इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ सल्फेट के साथ कुछ भी नहीं, इट्स मीन 1 मोल. अब हमने देख लिया कि 1 मोल व्हेन आयनाइजेस प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड 1 मोल ऑफ नेगेटिव आयन. अब हम अपने 4.9 ग्राम्स में देखते हैं कितने मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, और फिर हम इससे फर्दर कंपेयर करेंगे कि इन मोल्स में कितने आयंस बन सकते हैं. तो मास से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओवर मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 ग्राम पर मोल. अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं मोलर मास. ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इंटू 2 प्लस कर देंगे सल्फर इज 32 एंड नंबर ऑफ एटम्स 1 है, और इसी तरह से ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4. इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर? 98 ग्राम. तो आपने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड आउट करने के लिए मास कितना है? 4.9 ग्राम्स. मोलर मास कितना आया है? 98. तो इसे कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स. तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं. 0.05 मोल्स. हमने क्या मोल्स निकाल लिए, इतने ग्राम्स में कितने मोल्स थे. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मोल इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस, देन 0.05 मोल इज प्रोड्यूसिंग 2 into 0.05 moles of positive ions and 0.05 moles of negative ion. तो अगर हम ये अपनी स्टेटमेंट देखें कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस, 0.05 इंटू आप 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.1 मोल. इट्स मीन दिस अमाउंट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस. अगर स्टूडेंट्स मोल से भी हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फर्दर एक्यूरेट करना चाहें तो हम इसके नंबर ऑफ आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ आयंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ आयंस या H पॉजिटिव आयंस, उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही फॉर्मूला होगा. नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 0.5 मोल में कितने मोल्स H पॉजिटिव के बन रहे हैं, दैट इज 0.1. तो हम इसको 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, आपके पास आंसर आ जाएगा 6.02 into 10^22. इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सल्फेट के नंबर ऑफ आयंस निकालना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ SO4-2 आयंस, जिसे नेगेटिवली चार्ज आयंस कहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना होगा?
0.05 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, आपका आंसर है स्टूडेंट्स 3.01 इंटू 10⁻22 आयंस किसके हैं? सल्फेट के। और ये आपके पास आयंस किसके आए थे? दैट इज ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो ये वैल्यू ट्वाइस है एज कंपैरिजन टू द नेगेटिवली चार्ज आयंस। ये स्टेटमेंट आपकी जस्टिफाई होगी, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस। और आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि H पॉजिटिव का एक एटम, उसका कितना चार्ज है? पॉजिटिव 1 चार्ज है। जब 2 एटम्स होंगे तो उसका कितना चार्ज आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 2। और यहाँ पर कितना चार्ज है? -2। सो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन आयनाइजेस प्रोड्यूसेस +2 पॉजिटिव चार्ज आयन, +2 पॉजिटिव चार्ज एंड -2 नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स अगर हम 0.5 मोल्स में कंपेयर करें कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट 1 मोल of sulfuric acid is producing +2 charge, या you can say 2 moles of charge and 1 mole of producing 2 moles of negative charge। 0.05 मोल जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है 4.9 ग्राम से हमने 0.05 मोल्स निकाले थे, तो यहाँ 0.05 मोल्स विल प्रोड्यूस चार्ज ऑन आयनाइजेशन कितना होगा? 2 इंटू 0.05 और इसी तरह से 2 इंटू 0.05, ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 0.1 मोल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जब स्टूडेंट्स मोल सेम है, इट्स मीन नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी सेम होंगे। सेम अमाउंट में या सेम मोल्स में सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अगर आप इसको तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करेंगे, आयनाइजेशन की इक्वेशन लिख के यूं कंपैरिजन से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि 0.50 मोल्स, उसके अंदर आयंस कितने हैं? 2 इंटू 0.05 और यहाँ पर नेगेटिव आयंस 0.05 है, तो दैट इज द ट्वाइस द नंबर और देन नेगेटिव आयंस। और इसी तरह से हम चार्जेस को भी कंपेयर कर सकते हैं कि 1 मोल में 2 मोल हैं और नेगेटिव चार्ज भी 2 मोल्स हैं, और इसी तरह से 0.05 में भी सेम अमाउंट में नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे। आप इसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने डिटेल डिस्कशन की। अब हम नेक्स्ट पार्ट ई को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट ई। 1 mg of potassium chromate has thrice the number of ions than the number of formula units when ionized in water। हम सबसे पहले आयनाइजेशन देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि पोटाशियम क्रोमेट 1 mg उन्होंने हमें मास गिवन है। इस मास में वो कह रहे हैं कि जब आप वाटर में पोटाशियम क्रोमेट को आयनाइज करवाएंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो 3 टाइम्स होंगे देन द फॉर्मूला यूनिट्स। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी पहले आयनाइजेशन देख लें कि पोटाशियम क्रोमेट वाटर में किस तरह से आयनाइज होता है, इसकी इक्वेशन देखते हैं जी। पोटाशियम क्रोमेट को जब वाटर में आयनाइज करवाते हैं तो ये पोटाशियम आयंस, 2 पोटाशियम आयंस बनते हैं और एक क्रोमेट आयन बनता है। इट्स मीन यू कैन से कि 1 formula unit of potassium chromate when ionized in water produces 3 times of the ions। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमें जो मास गिवन है, हमें उसमें सबसे पहले फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करने होंगे कि हमारे पास कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, फिर उससे हम फर्दर कंपेयर करेंगे इसके आयंस कितने बनेंगे। तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए होगा।
हमें मास गिवन है, मास ऑफ पोटेशियम क्रोमेट 1 mg है। 1 mg को स्टूडेंट्स हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ग्राम्स आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से हम फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्रोमेट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 194 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का आपके पास फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ये मैं FU से डिनोट कर रही हूँ, इज इक्वल टू मास ओवर मोलर, यहाँ पर मोलर मास नहीं फॉर्मूला मास आएगा, ठीक है, फॉर्मूला मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आइए स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। मास कितना है हमारे पास 10⁻³ ग्राम, फॉर्मूला मास कितना है 194, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इनटू 10⁻23 कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया है 3.103 इंटू 10⁻18। ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर द फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 mg ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट चीज जो जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे जी स्टूडेंट? हमने कहा कि 1 फॉर्मूला यूनिट has number of ions is equal to 3, जो कि हमने यहां से देखा था अपनी आयनाइजेशन इक्वेशन से कि 1 फॉर्मूला यूनिट उसमें कितने आयंस बनते हैं, 3 आयंस बनते हैं। इसी तरह से 1 mg में कितने फॉर्मूला यूनिट्स हमने कहा है, दैट इज 3.103 इंटू 10⁻18 formula units has number of ions कितने होंगे 3 इंटू फॉर्मूला यूनिट्स कर देंगे हम 3.103 इंटू 10⁻18, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.309 इंटू 10⁻18 आयंस। स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके देख लें तो आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं दैट कि आयंस की जो अमाउंट है दैट इज थ्राइस द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। 3.103 इंटू 10⁻18 फॉर्मूला यूनिट्स में 9.309 इंटू 10⁻18 आयंस बन रहे हैं और ये सिंपल किस तरह की रेशियो है 1:3 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने स्टेटमेंट जस्टिफाई करी। इसके लिए क्या टेक्निक यूज होती है जस्टिफिकेशन के लिए? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व करना है, उसको रीड आउट करना है, उसको समझना है कि क्या डिमांड है और आपने उसे किस तरह से जस्टिफाई करना है। यहाँ स्टेटमेंट में फॉर्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ आयंस की बात हुई थी तो हमने फॉर्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट किए, उसके बाद उन्हें कंपेयर किए तो वो 1:3 ही आ रही है। इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है और हमने जस्टिफाई कर दी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।